मॉर्निंग अध्याय 7 भाग 3 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। प्रकरण भौम जल से निर्मित स्थलाकृतियाँ। भौम जल क्या होता है? भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भौम जल कहा जाता है। जैसे आपके चित्र आपके सामने है, जो भूमि के अंदर से जल को किस प्रकार से बाहर निकाला जा सकता है। तो भौम यानी भूमि में जो जल पाया जाता है, भूमि में जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उससे किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अगर भूमि के जल के बारे में हम अध्ययन करते हैं, भूमि के स्थलाकृतियों की जल के बारे में हम अगर अध्ययन करते हैं, तो इसका अलग अलग भागों में भौमिक जल की स्थलाकृतियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अपरदनात्मक स्थल स्वरूप, एक होता है निक्षेपित स्थल स्वरूप। तो भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपरदन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानों, पारगम्य, कम संघनन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों व दरारों वाली हो, तो धरातलीय जल का अनंत स्रवण आसानी से होता है और लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन का कारण बन जाती है। भौम जल के पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसा चूना पत्थर या डोलोमाइट, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक क्रिया द्वारा यानी घोलीकरण व अक्षेपण अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो क्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर या डोलोमाइट के अंतर्गत आता है। अवक्षेपण या तो चूना पत्थर या डोलोमाइट अलग अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरास्थित पाई जाती हैं। अगर हम किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन क्रिया द्वारा उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को काष्ठ स्थलाकृति का नाम दिया गया है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन काष्ठ क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन क्षेत्रों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप काष्ठ स्थलाकृतियों की विशेषताओं को अगर देखते हैं, तो उनकी कुंड, गोलरंध्र, लेडीज और चूना पत्थर सबूतरे आदि ये अपरदनिक स्थल स्वरूप माने जाते हैं। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे मध्यम आकार के छोटे घृतों का निर्माण होता है, जिनके विलयन पर इन्हें विलय रंध्र कहते हैं। गोलरंध्र काष्ठ क्षेत्र में बहुतायत हैं। गोलरंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टोमीटर तक, गहराई आधा मीटर से 30 मीटर तक या उससे अधिक होती हैं। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन बने होते हैं। और अगर इन गोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए, तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से भी जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जल कुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त गोल रंध्र को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा गोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल गोल रंध्र व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतभूमिक नदी के रूप में विलित हो जाते हैं। अगर हम फिर से कुछ दूरी के छत के गिरने से या पदार्थों के संघनन द्वारा आपस निकल जाता है, जब गोलरंध्र डोलाइन इन कंदराओं पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर में मिल जाते हैं, तो लंबी, तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती हैं, जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन घृतों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में
अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कट आदि रह जाते हैं, जिन्हें लैप्सी कहते हैं। इन कटकों या लैप्सी का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न गुलन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। कभी कभी लैप्सीज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त सबूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कंदराएं ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, शैलें, बालू पत्थर, क्वार्टरजाइट और उनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हो, या जहाँ संघनन चूना पत्थर चट्टान के संस्तर हो, वहाँ प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण होता है और पानी दरारों व संधियों से रिसकर शैलें संस्तरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल संस्तरण के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं, जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न संस्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है, जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तृत चट्टानों पर निर्भर हैं। प्राय कंदराओं का एक खुला मुख होता है, जिसे कंदरा चरिताएँ बहाकर निकलती हैं। ऐसी कंदराएँ जिनके दोनों सिरे खुले हो, उन्हें सुरंग कहा जाता है। इसी प्रकार कंदराएँ या क्वेज, जिसको गुफाओं भी कहते हैं, कंदराएँ देखो वलय रंध्र, ये वलय रंध्र हैं और इससे गुफाओं का निर्माण होता है। ये गुफा का निर्माण हुआ है आपके सामने। स्टेलेक्टाइट क्या नाम है, स्टेलेक्टाइट और स्तंभ, ये स्तंभ बने हुए हैं, और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट्स और गुफा, ये गुफा बनी हुई है। इसी प्रकार ये घोल रंध्र हैं, घोल रंध्र का निर्माण होता है। घाटी सिक युवाला बोलते हैं जिसको, युवाला, और निपाती रंध्र, गुफा और गुफा, इनका ये काष्ठ स्थलाकृतियाँ आपके सामने दर्शाई हुई हैं। किस प्रकार की हम जैसे कंदराएं पढ़ते हैं, ये विभिन्न प्रकार की कंदराएं हैं, तो आप पढ़ने में और देखने में बहुत ज़्यादा समझ आता है। जब देखते हैं किसी को गुफा क्या होती हैं, स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं, स्तंभ क्या होते हैं, है ना, ये सब जब देखते हैं, स्टेलेग्माइट क्या होते हैं, ये सब देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है। तो इन सब की आकृति भी देखनी आवश्यक होती है। अगर हम निक्षेपित स्थल रूप को देखते हैं तो अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्यतः रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कार्बन युक्त जल यानी वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों की सतह से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दो प्रकार के स्तंभों का निर्माण होता है। स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाई के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। प्राय ये आधार पर या कंदराओं की सतह के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टेलेक्टाइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलेग्माइट कंदराओं की सतह से धरातल पर टपकने वाली चूनायुक्त जल से बने होते हैं। ये स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बने होते हैं। स्टेलेग्माइट एक स्तंभ की एक छपटी तस्त्री अनुमान आकार में एक समतल अथवा क्रेटर अनुमान गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई में स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदराएं बन जाती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हम इसको देख सकते हैं कि आपके ये स्टेलेग्माइट ये बना हुआ है स्टेलेग्माइट और ये बना है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट होता है वो स्टेलेक्टाइट होता है जो स्टेलेक्टाइट की अगर बात करते हैं तो स्टेलेक्टाइट ये ऊपर से चौड़ा और नीचे से धीरे धीरे पतला होता जाता है और ये पूरा एक स्तंभ के रूप में होता है। स्टेलेग्माइट नीचे से बनना शुरू करता है जो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है और वो गुफाओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की आकृति की हमने पढ़ी है। तो इसके बारे में हमने ये आगे देखते हैं। पत्थर गुफा व स्टेलेग्माइट का निर्माण कर रही है। ये स्टेलेक्टाइट और इससे गुफाओं का निर्माण होता है, ये आपके दिखाए गए हैं। अगर हम इसको बोध प्रश्न के रूप में आगे देखते हैं तो पहला प्रश्न है भूम जल से अपर्दित स्थल स्वरूप कौन कौन से हैं। तो कुंड,
घोलरंध्र, लेपिज, चूना पत्थर, सबूतरे, ये भूमजल से अपरदित हैं। भूमजल से निक्षेपित स्थल स्वरूप निर्मित आकृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, ये निक्षेपित हैं। सर्वाधिक घोलरंध्र कहाँ पाए जाते हैं? काष्ठ क्षेत्र में सर्वाधिक घोलरंध्र पाए जाते हैं। डोलाइन किसे कहते हैं? ध्वस्त घोलरंध्र को डोलाइन कहा जाता है। सुरंग किसे कहते हैं? ऐसी कंदरें जिनके दोनों सिरे खुले हो उसको सुरंग कहा जाता है। इस प्रकार से गृह कार्य देखते हैं तो भूमजल से अपरदित स्थल स्वरूपों के बारे में समझिए। भूमजल से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। दूसरा, भूमजल से निक्षेपित स्थल स्वरूप के बारे में समझिए। निक्षेपित और अपरदित दोनों स्थल स्वरूपों के बारे में आपको अध्ययन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लेसन को